लाइव होना है। एक्चुअल में अच्छी किताबें टीचर बताना भी नहीं चाहते। हम तो टीचरों की, चूंकि मेरा प्रोफेशन यही है, मैं तो मिलता रहता हूँ, वो अजीब मानसिकता है। अच्छी किताब बताने में क्या दिक्कत है आपको? तो एस.एन. लाल वाली किताब बेटा ले लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करके आती है, हर वर्ष आती है, लेकिन खरीदिएगा तब जब बजट आ जाए तब। यानी बजट जब प्रस्तुत हो जाए उसके 1-1.5 महीने बाद वो नई एडिशन आएगी मार्केट में, उसको खरीदेगा तो बजट वाला भी अपडेट आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर बजट आपको अलग से देखना पड़ेगा। एक मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण की, तो उसका सबका एक स्पेशल इशू आता है, जैसे भूगोल का भी निकालते हैं, संविधान का भी निकालते हैं, अलग मंथली मैगजीन तो आती है, लेकिन उनका स्पेशल इशू आता है, अतिरिक्तांक करके आता है, तो उसमें अर्थव्यवस्था वाला जरूर ले लीजिएगा। वो सारे लोग पढ़ते हैं, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक, अच्छी किताब है, तो डेटा वगैरह सब बढ़िया उसमें प्रोसेस करके दिया जाता है, उसको पढ़ लीजिएगा। और बाकी हम तो आई है सॉरी, तो है ही हूँ, जहाँ गाड़ी वाड़ी फंसेगी वहां मैं हूँ, गाड़ी निकालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है बेटा कि तमाशा ना हो, क्योंकि तमाशा तमाशा में आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपका कैरियर तबाह हो रहा है, और इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक मिस्टेक का मतलब है पूरा साल भर आपका गया। और 2024 में मिस्टेक होगा तो 26 में नौकरी मिलेगी। 2023 में मिस्टेक हुआ है ना, तो नौकरी अगर मिलने की संभावना होगी तो 2025 में मिलेगी। अगर 24 की प्रक्रिया सब कुछ ठीक ठाक रही तो प्रक्रिया से ही बाहर हो गए तो लड़ाई ही खत्म। अब कौन सी लड़ाई बची? अब तो जो मुख्य परीक्षा में गए हैं बच्चे, वो मेंस देंगे, उसमें कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, इंटरव्यू में जाएंगे, कुछ का होगा नहीं होगा। जिनका कहा जाता है प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। नहीं क्वालिफाई करते हैं आप एकदम सिरे से दौड़ से बाहर हैं। लेकिन जब आप क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाए, लेकिन आप दौड़ में बने हैं, आगे के चरण में आप जा रहे हैं, आगे के चरण में फैसला होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्री क्वालिफाई करना बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन नहीं क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका साल भर बर्बाद हो गया सीधे सीधे। तो अब की बार बेटा कोशिश रहे कि 2024 में गड़बड़ी ना होने पाए। और एक बात कि किसी पर्टिकुलर ईयर को ध्यान में रख के स्ट्रेटजी ना बनाए, क्योंकि आप सब माहिर खिलाड़ी हैं, वो हमेशा आपको डांस देंगे, आपका ध्यान कहीं भटकाएंगे, आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाए, अगले साल वो पूरे स्ट्रेटजी ही बदल देंगे। यही हो रहा है, कभी कोई सेगमेंट बढ़ा रहे हैं, कभी कोई सेगमेंट घटा रहे हैं, कभी किसी सेगमेंट पे फोकस कर दे रहे हैं। जैसे आप इस साल का पेपर देखें तो कोई सेगमेंट के क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखे, आप अंदाजा लगा लिए ऐसा ही होगा, अगले साल नहीं होगा, वो बदल देंगे पैटर्न। ये सब कर रहे हैं तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हर सेगमेंट पे फोकस करिए, सारे सेगमेंट जितने फोकस करिए। तैयारी का बहुत एक क्लियर फंडा होता, बहुत क्लियर फंडा जो मैंने अब तक समझा है टीचर के रूप में। विद्यार्थी जीवन और ये शिक्षक का जीवन अगर जोड़ लें तो लगभग 35-40 साल का मेरा अनुभव है, इलाहाबाद से लेके हर जगह का। जीएस के सारे सेगमेंट में एक बराबर महारत किसी की नहीं हो सकती, ये लिटरली संभव नहीं है, सैद्धांतिक रूप से ये पॉसिबल नहीं है कि जीएस के जो 5 बेसिक पिलर हैं हर जगह आपकी महारत एक बराबर हो, ये नहीं हो सकता किसी का। तो उसमें क्या करना होगा, कम से कम 2-3 जो बेसिक सेगमेंट हैं, जैसे ज्योग्राफी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और हिस्ट्री हुई, इसको बेसिक सेगमेंट हम लोग कहते हैं, क्लासिकल जो पोर्शन है जीएस का, इनमें किसी न किसी 2-3 पे आपकी जबरदस्त महारत होनी चाहिए। जबरदस्त का मतलब कि आप पूरे चैलेंज में रहें कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए, बाकी को एवरेज मेंटेन किए रहिए, बाकी में आप एवरेज रहिए तो बात बन जाएगी, और नहीं हर जगह एवरेज रहेंगे बेटा तो बात बिगड़ जाएगी। 2-3 में कस के एक्सीलेटर दबाइए और बाकी में एवरेज बने रहिए, लड़ाई में आप बने रहेंगे।
हाँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी में, एवरेज जरूर रहना चाहिए कम से कम। तो कुछ में आप एकदम बेस्ट रहिए, कुछ में आप एवरेज रहिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सारे में एवरेज हो जाओगे बेटा तो नहीं होगा, फिर मुसीबत हो जाएगी। और दूसरा ये कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गलतियां ज्यादा होंगी, गलती ज्यादा होगी, माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। तो जितना आपको आ रहा है उस पर अटेम्प्ट करिए। जहां 50-50% की संभावना दिख रही है, वहां 4 से 10 क्वेश्चन पे रिस्क लीजिए। बाकी नहीं बेटा, मैं सलाह नहीं दूंगा, नुकसान हो जाएगा आपका। और ये सब आजकल थोड़ी सी भी स्ट्रेटजी की अगर भूल कर रहे हैं आप, तो नुकसान बड़ा भयानक हो जा रहा है आपका। ये सब गलती नहीं करनी है, ध्यान रखिए। प्रीलिम सब बहुत रिस्की हो गया, बहुत खतरनाक हो गया। पिछले साल के टॉपर्स का प्री क्लियर नहीं हुआ। जो पिछले साल टॉप किया इन्होंने लोगों ने, उसमें बहुत ढेर सारे लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ इस बार। ये हकीकत है, जिसको आप ध्यान से सुनिए। इसीलिए प्रीलिम्स बहुत रिस्की हो गया बेटा, बहुत ही खतरनाक हो गया। और कंसंट्रेट होके स्ट्रेटजी बना के अच्छे से तैयारी करिए। हर इलाके को बैलेंस में देखते रहिए, कहाँ आपको परेशानी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, उसके हिसाब से मैनेज करिए, तो बात बन जाएगी। और दूसरा कि जब आपका नहीं होता है तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि शायद हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है। अंदर से फीलिंग होने लगती है कि मेरे अंदर क्षमता है भी कि नहीं है। कभी कभी आपका बहुत नैरो मार्जिन से नहीं होता, बहुत नज़दीकी मामले से नहीं होता, लेकिन घबराहट तो उतनी होती है। नहीं हुआ तो प्रथम दृष्टया तो दिमाग में यही आता है कि यार नहीं हुआ तो हम तो बड़े गड़बड़ है। और ऐसा नहीं होता। तो हिम्मत बनाए रखिए बेटा, घबराइए नहीं, बारी आएगी आपकी, जरूर आएगी। लेकिन यह है कि कोई कोताही नहीं बेटा, रातों दिन एक कर दीजिए। और डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करिए, कॉन्सेंट्रेट बने रहिए। एक काम हम आपको बोल रहे हैं बेटा, कर लीजिएगा अगर आपका मन होगा तो। 10-15 साल का सॉल्ट पेपर ले लीजिए मार्केट से, लेके उसको अगरबत्ती मत दिखाइए, खाली उसको ले लीजिए और करिए ये। कम से कम मैं जो इलाके पढ़ा रहा हूँ, तो आप पिछले 15 साल के भूगोल के क्वेश्चन को छांटिए, थोड़ा होमवर्क करिए। छांटने का मतलब यह है कि आप जरा देखें कि एस्ट्रोनॉमी से पिछले 15 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए। अलग अलग इलाकों को बांटिए, एस्ट्रोनॉमी से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए, कॉपी बना के सारे क्वेश्चन को निकाल लीजिए अलग से। क्लियर है? तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन या तो कुछ रिपीटेड आ रहे हैं बार बार, तो जो बार बार 20 साल में रिपीट किए हैं उस पर भी नजर आपकी पड़ जाएगी। और रिपीटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो तुरंत सही हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई माथा पच्ची नहीं होती। फिर वायुमंडल आप पढ़ रहे हैं तो वायुमंडल पे देख लीजिए, तो आजकल शॉर्ट पेपर में बांट बांट के दे रहे हैं, तो वायुमंडल से कितने क्वेश्चन आए उसको अलग निकालिए। देखिए कि कितने उसमें से आपको आ रहे हैं और कितने आपको नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आ रहा है कॉपी पे नोट कर लीजिए, ऑप्शन के साथ, विकल्प के साथ। ये सारे सेगमेंट में आप करिए। 20 से 25 क्वेश्चन की लीड फोकट में हो जाएगी। बैठे बैठाए बिना पढ़े लिखे सिर्फ सॉल्ट पेपर के आधार पे 20 से 25 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा एक्स्ट्रा, और ये कहर बरपा देगा। अगर एडिशनल आपका 20-25 क्वेश्चन सही हो जाता है बेटा, जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं, तो आप मेरिट पे आगे निकल जाओगे। तो पूरी योजना बनाइए, पूरी प्लानिंग बनाइए, और कोल्हो के बैल की तरह से खाली पढ़िए मत। पढ़ना है, टैक्टिकल पढ़ना है बेटा, ताकि परीक्षा में काम आए। और ऐसी पढ़ाई जिसमें हो रही है और परीक्षा में काम ही नहीं आ रहा है तो बेमतलब हो जाएगा। ये काम करिएगा, सारे सेगमेंट में करिएगा। इतिहास में भी करिए। एंशियंट आप देख रहे हैं तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या पूछा गया, वैदिक सभ्यता से क्या क्या पूछा गया, उत्तर वैदिक से क्या क्या पूछा गया, सब एकदम क्लियर करते चलो बेटा, रिजल्ट आने की संभावना बन जाएगी। है ना? होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में है ना बेटा, क्योंकि बच्चे सभी मेहनत कर रहे हैं। 10 लाख बच्चे दे रहे हैं ना, तो मान के चलिए उसमें 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनमें छांट पाना कि कौन बेहतर है कौन नहीं है बहुत मुश्किल है। लेकिन होगा तो उतना ही जितनी जगह। इस बार मान लो जो 4,000 लोगों को प्री में 4,500 रिजल्ट आया है संभवतः, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो चूंकि वैकेंसी कम थी तो प्री में भी कम क्वालिफाई किए।
वैकेंसी अगर 500 1000 के आसपास होगी, ये आप देखोगे लिस्ट आपकी 10-15 हजार की होगी, तो फर्क तो पड़ेगा ना बेटा इससे रिजल्ट पे। तो ठीक है, सब कुछ होगा, किसी दिन आपकी भी बारी आएगी। चलिए विषय पे लौटते हैं बेटा। अच्छी किताबें जरूर खरीदिए, लाइब्रेरी साइब्रेरी के भरोसे मत रहिए, ठीक है, अपने पास रखो, पन्ना फाड़ दो, अलग अलग कर दो किताब, अगर जरूरी हो तो खा जाओ। अगर ये लगे इसको पन्ना खा जाने से याद हो जाएगा तो किताब अपनी रहती है तो थोड़ा मनमर्जी रहती है ना, फाड़ फूड़ के अलग कर देंगे, वो चैप्टर स्टेपल करके अलग अलग टेबल पर रख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो सब करना है बेटा। किताब जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे किस पे बेटा? साइक्लोन पे बात कर रहे थे। तो जो चक्रवात होते हैं इसको उत्पत्ति के आधार पे, स्थान के आधार पे हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। डायग्राम से भी मैंने दिखाया था, फिर मैं दिखा देता हूं। कुछ चक्रवात होते हैं जो उष्ण कटिबंधों में आते हैं, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, वैसे चक्रवातों को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और कुछ चक्रवात होते हैं जो टेम्परेट जोन में आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधों में आते हैं, उन चक्रवातों को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके अलावा चक्रवात कहीं नहीं आते, विषुवत रेखा पे चक्रवात नहीं आते, क्योंकि वो डोल्ड्रम का इलाका है, वो शांत पट्टी का इलाका है, वहां साइक्लोन का असर नहीं होता है। तो थोड़ा डायग्राम में देखो, फिर शुरुआत करते हैं। जैसे आपने देखा बेटा कि पूरी धरती को हम लोगों ने बांट लिया था, तो एक इलाका यह है बेटा और एक इलाका यह है। यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यह है 23.5 डिग्री साउथ, और यह है 66.5 डिग्री साउथ। ये जो इलाका है ना बेटा, इस इलाके में जो साइक्लोन आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इस इलाके में जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? टेम्परेट साइक्लोन। और यहां भी आते हैं क्या बेटा? हाँ, टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर है? पोलर रीजन में चक्रवात नहीं आते, ध्रुवीय क्षेत्रों में चक्रवात आते नहीं है, क्योंकि वहां चक्रवातों को उत्पन्न होने की कंडीशन बन नहीं पाती, स्थितियां नहीं बन पाती। तो बारी बारी से हेडिंग बनाइए बेटा, चर्चा किया जाए। शुरुआत करें। पहला पहला क्या है बेटा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कहां आते होंगे? अगर लैटिट्यूड की बात करें तो, अक्षांशों की बात करें तो, हाँ, 5-10 डिग्री से लेके 23 डिग्री दोनों अच्छा, लेकिन ध्यान रखना ये 23 डिग्री तक नहीं आते, ये लगभग 30 डिग्री तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुदाब की पट्टियों का खिसकाव होता है ना बेटा, वायुदाब की पट्टियां शिफ्ट करती है ना, जब सूर्य उत्तरायण होता है थोड़ा उत्तर की ओर शिफ्ट करती है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इलाका थोड़ा और उत्तर की ओर बढ़ जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वायुदाब की पट्टियां नीचे खिसक आती है, तो ये थोड़ा नीचे की ओर भी। तो यानी एक बात समझ में आ रही है कि पृथ्वी के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर, सबसे बड़े इलाके पर ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आते हैं, क्योंकि इनका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो शुरुआत करें, लिखें ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ये चक्रवात कहां बेटा? उष्णकटिबंध। दिख रहा है उष्णकटिबंध कहां है? ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, अर्थात ये चक्रवात कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आते हैं, ठीक है बेटा। वायुदाब की पट्टियों के खिसकाव के कारण, सॉरी थोड़ा सा एक सेंटेंस ठीक करो, अस्थाई,
अस्थायी वायुदाब की पट्टियों के खिसकाव के कारण इनका उत्तर तथा दक्षिण की ओर अधिक विस्तार हो जाता है। उत्तर तथा दक्षिण की ओर अधिक विस्तार हो जाता है। ठीक विषुवत रेखा पर ठीक कहां बेटा? विषुवत रेखा पर ब्रैकेट में लिखिए डोल्ड्रम, शांत पट्टी ऑब्लिक करके शांत पट्टी में चक्रवात नहीं आते। कोई बताएगा क्यों नहीं आते? हवा का ऊपर उठना बड़ी अच्छी बात है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि यही कारण है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी तो कारण मैंने नहीं बताया ना ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों आते हैं। दोनों के कारण अलग अलग है, ट्रॉपिकल के कारण अलग है, टेम्परेट के कारण अलग है। ठीक है, हवा ऊपर उठ जाती है तो हवा तो ट्रॉपिकल रीजन में भी उठती है जहां पे साइक्लोन आते हैं। थोड़ा सुन लो तो ज्यादा क्लियर होगा आपका विजन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों आते हैं आपको पता है? रीजन क्या है उनका? चक्रवात अगर आते होंगे तो उनका कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। ट्रॉपिकल जोन में जो चक्रवात आते हैं उनका कारण सिर्फ और सिर्फ सूर्यताप है, सिर्फ और सिर्फ तापमान है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि इस इलाके में धरती सबसे अधिक गर्म होती है। क्लियर है? और स्पेशली सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है तो विषुवत रेखा तो वहीं रह जाती है, लेकिन ताप विषुवत सूर्य की लंबवत किरणों का पीछा करता है। लिखा चुका हूं आपको। यानी विषुवत रेखा अलग शब्द है, ताप विषुवत अलग शब्द है। विषुवत रेखा ताप विषुवत भी हो जाती है, लेकिन विषुवत रेखा अपने स्थान से तो नहीं हटती, लेकिन ताप विषुवत सूर्य की लंबवत किरणों का पीछा करता है। 21 जून को जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो ताप विषुवत कर्क रेखा पर स्थापित हो जाती है। बोल नहीं रहे? तो सबसे अधिक गर्मी वहां होगी। जब सूर्य दक्षिणायन होगा और मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगेगा तो ताप विषुवत अब दक्षिण को शिफ्ट हो जाएगा। विषुवत रेखा तो जहां है वहीं रहेगी, वो कहां इधर उधर होनी है। लेकिन ताप विषुवत अगर शिफ्ट हो जाएगा तो डोल्ड्रम भी शिफ्ट हो जाएगा, शांत पट्टी भी शिफ्ट हो जाएगी। और शांत पट्टी शिफ्ट होगी तो अकेले नहीं होगी, सारी वायुदाब की पट्टियां नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगी या ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। क्लियर है? इस पूरे इलाके में गर्मी पड़ती है, और गर्मी ही कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। बोल नहीं रहे? होता यह है कि अचानक ताप बढ़ते 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 जब ताप इतना बढ़ जाता है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं तो कन्वेक्शन करंट शुरू हो जाती है, संवहनी धाराएं शुरू हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्पन्न होने का कारण संवहनी धाराएं, यानी हवा जैसे गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है नीचे बना देती है लो प्रेशर बेल्ट, और आसपास के इलाकों में हवा वही नीचे की ओर उतर रही होती है, वहां बन जाता है हाई प्रेशर बेल्ट। तो केंद्र में बन गया तो ऊपर जाने का कारण ही है बेटा। तो विषुवत रेखा पे ऊपर जा रहा है तो वहां तो कारण है ही है, यही कारण तो पूरे पूरे इलाके में है। लेकिन ये साइक्लोन विषुवत रेखा पे नहीं आते, क्यों? तो व्याख्या बेटा स्पष्ट नहीं हो पाई। जो आपने बताया वो क्लियर व्याख्या नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि विषुवत रेखा पे कोरियोलिस बल लगभग शून्य होता है। कोरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर होता ही नहीं, और जब होगा नहीं तो हवाएं गोल गोल घूमेंगी नहीं, हवा ऊपर नीचे चली आएगी, वो सब चलेगा, लेकिन वृत्ताकार स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाती। तो विषुवत रेखा पे न आने का कारण भी जानना पड़ेगा। तो एक बात बताएं कि कंपटीशन में जब भी पूछ रहे हैं तो अपवादी चीज ही पूछ रहे हैं, कॉमन चीज वो पूछ नहीं रहे हैं, जहां उनको पता है कि आप रटवट के आए हो। ठीक है बेटा? तो एक लाइन जोड़ो, ये लिख लिया ना, ठीक विषुवत रेखा पे ये चक्रवात नहीं आते। क्लियर है बेटा? अब एक नोट बनाइए, विषुवत रेखा पे चक्रवात विषुवत रेखा पर ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात ना आने का कारण।
अच्छा, तो एक बात तो दिमाग में रखो बेटा, कोरियोलिस बल तो बाय द वे पढ़ा ही है आपने, लेकिन एक बात दिमाग में रख लीजिए कि कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है और सबसे अधिक प्रभाव ध्रुवों पे होता है। अर्थात जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे कोरियोलिस बल का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो विषुवत रेखा पे एकदम कोरियोलिस बल का प्रभाव ही नहीं है और सारा खिलाड़ी और सारा खेल कोरियोलिस बल करता है। जब कोरियोलिस बल ही नहीं तो फिर कौन वृत्ताकार स्वरूप धारण ही नहीं कर पाएंगे। लिख ले बेटा, देखिए विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल लगभग शून्य होता है। मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो यूट्यूब पर, बोल नहीं रहे हैं? अरे थोड़ा देखो को भाई, तो वॉच टाइम में भी बढ़ जाएगा मेरा, है ना, आपका भी काम हो जाएगा। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल क्या हो जाता है बेटा? शून्य हो जाता है, जिसके कारण पवन वृत्ताकार स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाते, बेतरतीब हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। इसी कारण ठीक विषुवत रेखा पे चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते। इसी कारण ठीक विषुवत रेखा पे चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते। क्लियर है? कोई शक सुबह हो तो बात कर लो बेटा। तो कथन कारण में या इस तरह के दो दो स्टेटमेंट देके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ठीक विषुवत रेखा पे चक्रवात क्यों नहीं आते, है ना बेटा? तो उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पे कोरियोलिस बल शून्य होता है, बिल्कुल शून्य होता है। थोड़ा सा बढ़ता है 5-10 डिग्री पे, वो इतना नहीं बढ़ता कि पवन को गोलाकार स्वरूप प्रदान कर सके। क्लियर है बेटा? अच्छा, कभी आपने नोटिस किया कि ये चक्रवात समुद्रों को उत्पन्न होते हैं? माने ये तो दिमाग में है ना कि चक्रवात सागरों पे ही उत्पन्न होते हैं। एक अभी अभी का उदाहरण है विपर्जय, ये भी आपने देखा पैदा होते हैं ये सागरों पर और झपट्टा मारते हैं स्थलों पर, झपटमारी करते हैं स्थल पे आके और पैदा होते हैं समुद्रों पे। तो आखिरकार समुद्रों पे क्यों पैदा होते हैं? हम्म। तो हाँ, नहीं तो ये तो पानी की प्रॉपर्टी है, आपने कॉमन प्रॉपर्टी बताया, सही बताया है। उसके रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, उनका इनसे कनेक्शन सीधा सीधा जोड़ना पड़ेगा, वो अभी हम जोड़ रहे हैं। लेकिन पहले पैरा चेंज करें, लिख लें। लिखें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आने का कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आने का कारण एकमात्र सूर्यताप है। अब एक काम बेटा आपसे निवेदन हम कर रहे हैं, वो सुन लें। एकमात्र कारण क्या है बेटा? जैसे सुनो, आपको भूगोल कोई पढ़ाएगा, है ना, कोई ना कोई टीचर भूगोल पढ़ाएगा, तो उसको तंग मत करिएगा, है ना। जैसे ये अभी कल मैं भी रहूंगा कल मेरी ड्यूटी है, तो कल मैं रहूंगा, मेरे हमराही कोई रहेंगे भूगोल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब चूंकि दोनों लेक्चर वो शेड्यूल आया हुआ है बेटा, कैसे कैसे होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। तो इस बार दुर्भाग्य से भूगोल और संविधान पैरेलल चल रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि अकेले मैं दोनों नहीं मैनेज कर सकता, संभव नहीं होगा। तो मेरे साथ कोई मित्र रहेंगे, तो ये सब मत करिएगा कि यहाँ का ज्ञान लेके वहाँ ट्राई करिएगा टीचर पर, है ना। हर टीचर अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, वो करेंगे। अब ये नहीं कि किसी को आप तंग करें या किसी को परेशान करें। हाँ देखो, एक अच्छा विद्यार्थी वह है जो टीचर से उन सूचनाओं को निकलवाता है जो उसको नहीं पता है, वो धैर्य से इंतजार करता है कि टीचर कभी कभी वो चीजें पढ़ाते हैं जो बच्चे को आ रहा होता है,
तो भी सुनो, वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, बस वो निशाना साधे रहिए। अब ये नहीं कि अब हम पूछेंगे कि चलो बताओ ऐसा काहे, तो जो आप जान रहे हो वो काहे तंग कर रहे हो किसी को, उसको मत तंग करिए, है ना। हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट करता है, तो मुझे भी शुरू में बहुत तंग करने की कोशिश की, है ना, वो बच्चों का। मैं शुरू शुरू में गया तो अच्छा, बच्चों की क्या परेशानी है वो जरा सुन लें। बच्चे टीचर को टीचर जल्दी मानते नहीं, ये बच्चों की एक साइकोलॉजिकल परेशानी है। कोचिंग वोचिंग में ये है दिक्कत कि जिस टीचर को बच्चों ने देखा नहीं, जाना नहीं, तो उनको टेढ़ी मड़ी नजर से देखते हैं। पहले वेरीफाई कर लेना चाहते हैं कि भैया ये है कि नहीं काम लायक, उसी में बच्चे थोड़ा जांच परख अपना करते रहते हैं, कुछ पूछते उछते रहते हैं। तो अच्छी बात है, टीचर के लिए वो चैलेंज होता है, और अच्छा टीचर है तो उसे बच निकलेगा, यानी आपको हाईली सेटिस्फाइड करके जाएगा तो बच्चे मान लेते हैं। ये बच्चे तो ट्राई करेंगे ही भाई कि थोड़ा सा अपने ज्ञान के हिसाब से हम देख लें कि इनके पास क्षमता है कि नहीं है। ये सब बच्चे करते हैं, वो अच्छी बात भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि तभी तो वो जगह होती है जहां हम दिखाएं कि हम बेस्ट हैं। हम वही चीजें पढ़ाने लगे जो दुनिया जानती है, तो बच्चे भी शानदार होते हैं एक दो, वो उन इलाकों को हिट करते हैं जो खतरनाक होता है, वही टीचर की परीक्षण हो जाता है। कि टीचर अगर उन चीजों को क्लियर कर पाता है तो साफ है कि टीचर की समझ बेहतर है। नहीं तो रात भर रटने वाली पढ़ाई हो रही है, रात भर याद करके आए हैं, सुबह बोल रहे हैं, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। जब बियॉन्ड द ट्रैक बच्चा होने लगता है या करने लगता है तो टीचर घबराने लगता है। तो हायर कंपटीशन बेटा उस तरह की पढ़ाई नहीं है। यहाँ टीचर वह होना चाहिए जो विषय को निचोड़ ले, मुट्ठी में पकड़ के उसका रस निचोड़ने की क्षमता जो रखे उसे पढ़ाना चाहिए। और एकदम रात भर एक नोट्स बनाए हैं, याद किए हैं, वही आके लिखा रहे हैं, तो बेटा ये अच्छी बात नहीं है, नुकसान हो जाएगा। बहरहाल तो कल मुलाकात होगी, ठीक है। चलो, इन क्षेत्रों में चक्रवात के आने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, दूसरा कारण नहीं है। और वो कारण क्या है बेटा? सूर्यताप, सूर्य की गर्मी। क्योंकि उष्ण कटिबंधों में पृथ्वी सबसे अधिक गर्म होती है। यहाँ होता क्या है बेटा, वो थोड़ा समझ लें। अचानक कोई क्षेत्र धरती का, वो चाहे स्थल का हो चाहे समुद्र का हो, कोई हो, अचानक सूर्यताप की स्थितियां ऐसी बनती है कि वो खास इलाका तेजी से गर्म होने लगता है, और वहां की हवाएं अचानक गर्म होकर ऊपर की ओर लिफ्ट होने लगती है, और ऊपर की अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं नीचे की ओर चलने लगती है। तो कुछ इस तरह का बेटा, जैसे कोई इलाका है धरती का, यहां से हवा गर्म होकर ऊपर की ओर जा रही है, तो डेफिनेटली हवा कहीं ना कहीं से नीचे की ओर आ रही होगी। वैक्यूम कहीं बनेगा नहीं, सर्कुलेशन तो पूरा होना ही होना होगा। अब हो क्या रहा है कि जहां हवा ऊपर जा रही है वहां बन गया क्या? लो प्रेशर पर। मैंने आपको कई दफा बताया कि हवाएं जब ऊपर की ओर जाएंगी, वो चाहे आर्टिफिशियली ही क्यों न जाए, पंखा लगा के आप भेज दो, अपने से चली जाए, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और जहां हवा किसी भी तरह से उतर रही हो, खुद से उतर रही हो या जबरदस्ती फैन लगा के उतार रहे हो, वहां बन जाएगा हाई प्रेशर। तो इधर क्या हो गया बेटा? हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। बोले, ये जो मामला बनता है इसको कहते हैं हम लोग भूगोल की भाषा में कन्वेक्शन करंट। क्या कहते हैं बेटा? संवहनीय धारा। ध्यान रखना, हवा जब ऊपर नीचे होने लगती है ना, जिसको विंड नहीं कहते, धारा कहते हैं, करंट कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कारण क्या हुआ बेटा? संवहनी धारा कारण हुआ। क्लियर है? यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवातों के आने का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ ताप, और ताप के कारण वहां शुरू हो जाती है क्या बेटा? संवहनी धाराएं। लिख लें। लास्ट लाइन बोलो जरा बेटा, मैं भूल गया। लास्ट लाइन बोलो। हाँ लिखे। सूर्य ताप के कारण किसी क्षेत्र विशेष की वायु, सूर्य ताप के कारण किसी क्षेत्र विशेष की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। जिससे
गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे उन क्षेत्रों में संवहनी धारा का जन्म हो जाता है, कन्वेक्शन करंट का जन्म हो जाता है। यही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कारण है। यही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कारण है। दिमाग में आ गया बेटा? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आने का एकमात्र कारण है संवहनी धारा, यानी इस इलाके में कन्वेक्शन करंट चलना शुरू हो जाती है। अब जरा सुनो, देखो एक चीज बेटा मिस हो गया, अभी हम लिखाते हैं, याद दिलाना कि पृथ्वी के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर ये चक्रवात आते हैं, यानी सबसे बड़ा एरिया जो कवर करते हैं वो इन्हीं का होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के एरिया व्यापक है, आप समझ रहे हैं क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का सबसे उभार वाला इलाका है, तो उसका अगर एरिया आप देखोगे तो वो एरिया ऑलरेडी सबसे अधिक है। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है पूरी धरती का, वो सबसे अधिक, अरे गेंद का सबसे उभार वाला इलाका है, एरिया तो ऐसे ही ज्यादा है। दूसरा कि थोड़ा उत्तरायण थोड़ा दक्षिणायन भी हो जाते हैं, तो और भी ये इलाका इनका बड़ा हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के सबसे बड़े इलाके पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आते हैं। ये बहुत छोटा सा तथ्य है, लेकिन आपको परेशान करने के लिए पर्याप्त है, तो दिमाग में रखिएगा। क्लियर है बेटा? आने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, कभी भ्रमित मत होइएगा। सूर्यताप है जो संवहनी धाराओं को जन्म देता है, और संवहनी धाराएं ही चक्रवातों को क्रिएट कर देती हैं। ये चक्रवात छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, 40-50 किलोमीटर से लेकर कभी कभी 700-750 किलोमीटर के व्यास तक देखे जाते हैं। लेकिन इन चक्रवातों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ज्यादातर चक्रवात तो छोटे होते, बड़े तीक्ष्ण होते हैं, यानी 40-50 किलोमीटर का दायरा ये तय करते हैं, 100 किलोमीटर का दायरा इनका होता है, होते बड़े भयानक है, यानी स्पीड इसमें बड़े ठीक ठाक होती है। और कभी कभी जितने सुपर साइक्लोन आएंगे वो सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। सुपर साइक्लोन में हवाओं की गति 300 किलोमीटर से अधिक होने लगती है, यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति होने लगती है हवाओं में, और ये हाहाकारी हो जाती है। एक देखते हो ना, एक हम लोगों के पास एक तो मशीन होती है घरों वरों में, वैक्यूम क्लीनर, खींचता है वो, है ना, कार वार साफ कराने जाते हैं तो वैक्यूम क्लीनर से सब डस्ट वस्ट खींचते हैं उसके। ये नेचुरल वैक्यूम क्लीनर होता है, ये जो साइक्लोन होते हैं, क्योंकि इसका लो प्रेशर बेल्ट वाला जो इलाका बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन की आंख, जबरदस्त लो प्रेशर होता है, जबरदस्त लो प्रेशर होता है। और इतना लो प्रेशर होता है कि ये कभी कभी सागर पे जब पैदा होते हैं तो पानी को खींच लेते हैं। एक कमजोर हृदय का आदमी तो सब दृश्य देख के वो उसका कलेजा ही मुंह को आ जाएगा। लाखों क्यूसेक लीटर पानी वो खींच के वैक्यूम क्लीनर जैसा उठाए रहते हैं, लेके चलते हैं। एक बड़ी भारी दुर्घटना देखने को मिली अमेरिका में। अमेरिका के एक पूर्वी तट पे एक शहर है न्यू ऑर्लियंस, बड़ा खूबसूरत शहर है वो शहर। बालसन में, बालसन माने ढाल वाले इलाके में, ज्योग्राफी में एक शब्द है बालसन, नाम सुना है कभी? नहीं सुना तो सुन लो, आज वो भी क्लियर हो जाए। इलाहाबाद में विद्यार्थी जीवन में गए थे तो एक चौराहे का नाम है बालसन चौराहा, इलाहाबाद में। तो चूंकि अंग्रेजों का वो शहर रहा है तो वहां ढेर सारे मिंटो पार्क, बालसन चौराहा, ये सब नाम, तो मुझे लगा किसी अंग्रेज का नाम रहा होगा। लेकिन जब मैं भूगोल का विद्यार्थी हुआ तो मुझे समझ में आया कि अरे ना 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 ना, बालसन कहते हैं उस इलाके को जो चारों ओर से ऊंची भूमि से घिरा इलाका हो, तालाब जैसी संरचना, यानी बालसन वह नीचे वाला इलाका जो चारों तरफ ऊंची भूमि से घिरा हो, ऐसे इलाके को भूगोल में बालसन कहा जाता है। अब अगर आप इलाहाबाद में कभी गए हो तो बालसन चौराहे पे जाइएगा और देखिएगा, वहां चारों ओर सड़कें ऊंचाई की ओर जाती हैं, वो ढाल वाला इलाका है। और किसी भूगोल के विद्वान ने उसका नाम रख दिया बालसन चौराहा, बहुत सही नाम रखा।
आपका शहर बालसन है, जहां आप रह रहे हो इस समय, ये भी बालसन है। ये ढाल वाला इलाका है, इसलिए चारों ओर बांध बना के शहर को कवर किया गया है, ताकि बाढ़ का पानी घुसने ना पाए, क्योंकि घुस जाएगा तो निकलेगा नहीं, पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, चला तो आएगा, जा नहीं पाएगा, बड़ी भारी परेशानी है। तो न्यू ऑर्लियंस बालसन था, ढाल वाला इलाका था, और एक साइक्लोन ने लाखों क्यूसेक पानी सागर से खींचा और न्यू ऑर्लियंस में ले जाके छोड़ दिया। बारिश नहीं, अरे बारिश तो ऐसे ही होती है, वो पूरी अपार जलराशि ले जाके सबके घरों के ऊपर छोड़ दिया, और कहा सबका घर गंदा है, सबका घर में धुलूंगा। पूरा शहर डूब गया, पूरा शहर ही डूब गया। और चूंकि बालसन में था, इसलिए पानी खुद से तो अब निकलेगा नहीं, अब तो निकालना पड़ेगा। लेकिन लोगों को मैंने देखा, बड़े मस्त लोग भी थे। देखो, कभी कभी दो स्थितियां होती, विषम परिस्थितियों से संघर्ष करिए या विषम परिस्थितियों से समझौता कर लीजिए। ऐसी परिस्थितियां जिससे आप लड़ नहीं सकते, उसे कंप्रोमाइज ही कर लो, मैं तो ये ठीक मानता हूं। तो वहां के लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया, अब उसी में आनंद ढूंढ रहे थे। तो अब मैंने देखा एक आदमी को कि बाढ़ में, वो डूबे हुए घर में उसका सोफा तैर रहा था, और आराम से सोफे पे लेट के बियर पी रहा था। ठीक है, मुझे लगा ये आदमी है दाकड़, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और सोफा बह रहा है तो उसी पे लेटा है, और लेट के एंजॉय कर रहा है। तो जिंदगी को सेलिब्रेट कर लो यार, रोने धोने से क्या होने वाला है, क्योंकि पानी तो निकल। अरे वो बड़ा वायरल हो गया था वो फोटो, हर जगह अखबारों में छपने लगा, एकदम मस्त। उसके चेहरे पे भी सिकर नहीं दिख रहा था, जैसे पूरा घर डूब गया, न जाने कितने सामान बर्बाद हो गए होंगे, जरूर हुए होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं, बहते हुए सोफे पे लेटा, अर्धलेटी अवस्था में, और एकदम चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम प्लीजेंट दिख रहा था, खुश। तो यही हुआ। ये बड़े भयानक तरादशी है बेटा प्रकृति की। ये चक्रवात तीक्ष्ण क्यों होते हैं, वो हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं। दो स्थानों के बीच में वायुदाब का अंतर अधिक होता है, और वायुदाब की पट्टियां करीब करीब होती हैं, तो करेला नींद पे चढ़ा वाली हालत हो गई। एक तो प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा, और वायुदाब का जो डिफरेंस की पट्टियां बन रही हैं वो करीब करीब बन रही हैं, तो वायुदाब का अंतर कम भी होता है तो पवन बहुत तेज चलने लगते हैं। इसलिए चक्रवात बहुत तीक्ष्ण होते हैं और बहुत विनाशक होते हैं। और इनका जो सेंट्रल एक्सिस होता है, जो आई होते हैं, उसके चारों तरफ जो हवाएं घूम रही होती हैं, इनके खानदान का एक चक्रवात है जिसका नाम है टार्नेडो। अभी हम सब डिटेल में चर्चा करेंगे। ये तो ऐसे चलता है ना, जैसे ग्राइंडर मशीन, आरे वाली मशीन देखा है ना, कुछ वैसा चलता है। और इसका कोन जो धरती को छू रहा होता है, कभी कभी हवा में होता है लट्टू जैसा, तो ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं होता, लेकिन वो उसका नोक अगर धरती को छू गया तो चलता है, घूमता है इधर उधर, और अगर किसी के घर के पास से गुजर गया तो दो टुकड़े कर देगा घर को, आधा आधा फाड़ देगा घर को। आप देखोगे तो लगेगा जैसे आरा वाली मशीन है, जैसे उसके बीच में जो आया वो दो टुकड़े में बटा। ये वहां पे ढेर सारे लोग घर जो बनाते हैं ना, वो लकड़ी के घर बनाते हैं, वुडन कंस्ट्रक्शन का होता है, एकदम दो टुकड़े चिथड़े उड़ा देता है, क्रश करके छोटे छोटे टुकड़े कर देता पूरे घर का। बड़ी भयानक तरादशी है बेटा, सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ो। तो कारण तो हो गया ना बेटा, कारण मत भूलिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका कारण बार बार पूछा गया है, संवहनी धारा, दूसरा कोई कारण नहीं। और संवहनी धारा का कारण सूर्यताप है, दोनों जुड़ा है बेटा एक दूसरे से। क्लियर है? लिखे, ये चक्रवात सामान्य रूप से छोटे होते हैं, अर्थात इनका कुल व्यास 40-50 किलोमीटर से लेके कभी कभी 700-750 किलोमीटर तक देखा जाता है। 700-750 किलोमीटर तक देखा जाता है, यानी 40-50 किलोमीटर से लेके 700-750 किलोमीटर के व्यास तक के होते हैं। क्लियर है बेटा?
लेकिन ज्यादातर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पवन का वेग अधिक होता है, इसमें पवन का वेग अधिक होता है, जिसका कारण वायुदाब का अधिक अंतर होना तथा वायुदाब की पट्टियों का पास पास होना है। वायुदाब की पट्टियों का अंतर होना तथा वायुदाब की पट्टियों का क्या बेटा, पास पास होना है। ठीक है बेटा। जान माल की सर्वाधिक क्षति, जान माल की सर्वाधिक क्षति इन्हीं चक्रवातों के कारण होती है, ज्यादा मारते हैं लोगों को। ठीक है बेटा, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये सबसे ज्यादा क्षति जो हम मनुष्यों की पहुंचाते हैं, तो यही पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि इसी इलाके में हम ज्यादा रहते हैं। मनुष्यों की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो रहती है इन्हीं इलाकों में ज्यादा रहती है, क्योंकि इन इलाकों के अलावा जो इलाके हैं वहाँ उत्तरी गोलार्ध में तो लोग मिल जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में लोग ही नहीं होते, क्योंकि समुद्र का इलाका होता है। और रहते भी है तो मनुष्यों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रण है, वो उतना हाई डेंसिटी वाला नहीं है जितनी हाई डेंसिटी के इधर इलाका है। आपके पड़ोस में एक चक्रवात आया था कुछ साल पहले, म्यांमार में, है ना? तो म्यांमार में जो आया होगा वो कौन होगा? उष्णकटिबंधी होगा। विपर्जॉय जो आया है वो कौन रहा होगा? उष्णकटिबंधी रहा होगा। इन इलाकों में जो साइक्लोन आएंगे वो उष्णकटिबंधी ना कहलाएंगे बेटा। तो म्यांमार में एक साइक्लोन आया, उष्णकटिबंधी चक्रवात, कुछ साल पहले, लगभग 1.5 घंटे में 1.25 लाख लोगों को मार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े बड़े युद्धों में इतने लोग नहीं मरते। 1.25 लाख लोगों को खत्म कर दिया। और ये चक्रवात भी ठीक ठाक मार देते लोगों को। लेकिन अब थोड़ा इनकी मॉनिटरिंग होने लगी है और बड़ी क्लियर मॉनिटरिंग होने लगी। अब तो हम घंटा तक बता देते हैं कि कब ये पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा। और आपने देखा होगा पूरी सरकार उतर गई मैदानी जंग में और एक एक आदमी को हटा दिया वहां से। चक्रवात धमकाता हुआ था, आ रहा हूं, हिम्मत है तो रुको। कहते ना ना, हिम्मत नहीं है, हम यहां से सिर्फ भागेंगे। मनुष्य यही मात खाता है बेटा, चक्रवातों से लड़ने की औकात हमारी है ही नहीं है। सिर्फ एक औकात है, भागने की। भाग सको तो भागो, क्योंकि वो चोर नहीं है बेटा, वो दहाड़ते हुए आते हैं कि हम आ रहे हैं। तो आदमी भी कहता हम निकल रहे हैं। तो आपने भी सुना होगा, लगभग 1.5-2 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया, हटाया गया इलाके से। अगर यही मान लीजिए हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक ठाक व्यवस्था नहीं होती, हम सही ढंग से, आजकल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ी एक्सपर्ट टीमें हैं। आपको बताऊं, ढेर सारे पेड़ों को पहले काट दिया गया। चक्रवात आने के पहले बहुत ढेर सारे ऐसे पेड़ों को पहले ही काट दिया गया जो रिहायशी इलाके में थे या जिनसे सड़क वगैरह बाधित हो सकती थी। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि बहुत से पेड़ सड़कों पर गिरे। तो हम इतनी सावधानी बरतें। लेकिन एक अच्छी न्यूज ये रही कि बेटा कि चक्रवात से नहीं मरने दिया किसी को। कोई करंट से मर गया, कोई बिजली से मर गया, कोई कैसे मर गया होगा। उससे तो ढेर सारे ज्यादा लोग हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, लेकिन हम चक्रवात से किसी को मरने नहीं दिए। ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आनंद फानंद में सबको हटा दिया वहां से। और वो घर जो लग रहा था कि ये झेल नहीं पाएंगे साइक्लोन को, तो उनको कहा कि अपना सामान वामान लेके निकल लो। और वो घर जो कंक्रीट के थे, थोड़ा दूरी पे थे, लग रहा था कि ये थोड़ा सा झेल लेंगे, उनको कहा गया भाई आप निकल लो, सामान रहने दो। तो ये सावधानी की वजह से बेटा, चक्रवातों से सिर्फ सावधानी बरती जा सकती है, उनसे लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति की बहुत बड़ी ताकत ये होते हैं। और हवाओं की गति बेतहासा होती है बेटा, बेतहासा। मनुष्य की क्या औकात है, गाड़ी मोटर उड़ने लगते हैं।
और मैंने आपको बताया था कि रिटन एविडेंस है कि अमेरिका में एक चक्रवात ने चलती हुई ट्रेन को उठा लिया, हवाई जहाज को लिफ्ट कर लिया, अरे सॉरी ये ट्रेन को उठा लिया। तो आप बस अंदाजा लगा लो उसके पास पावर कितना होता होगा, शक्ति कितनी होती होगी। क्लियर है बेटा? तो बड़े नुकसानदेह होते हैं ये बेटा, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लिखें, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इन चक्रवातों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इन चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा? तो थोड़ा मैप का सहारा लेना पड़ेगा बेटा, थोड़ा मैप की मदद से ही बता पाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं बेटा। काम चालू है, थोड़ा सा काम चलाइए बस। और मुझे तब मोटा मोटा तो आइडिया होगा ही आपको, महाद्वीप वगैरह की जानकारी होगी, सागरों की भी जानकारी है, प्रशांत महासागर, अच्छा ये नहीं है। वेरी गुड, आइडिया है आपको। ये अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन कहते हैं, इंडियन ओशियन है, इधर और इधर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रतिनिधि नाम दे दिया गया है इनका, ठीक है। लेकिन नाम इनके उसके बावजूद भी अल्फाबेट से नाम दिया जाता है। माने इनके जो, जैसे अभी आपने देखा विपर जो आया है, इसका नाम वी से था। ये नाम वाम की भी कहानी है, वो भी जरा हम बता दें। हर इलाके में उस इलाके के राष्ट्रों का एक समूह बनाया जाता है जिनको ये अथॉरिटी होती है कि वो चक्रवात का नाम रखें। तो चक्रवातों का नाम जो रखा जाता है वो ए से डब्ल्यू के बीच में रखा जाता है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी उस एरिया में जो पहला साइक्लोन आएगा एक पर्टिकुलर सीजन में, उसका नाम ए से होगा, दूसरा जो आएगा बी से होगा, तीसरा जो होगा सी से होगा, चौथा जो होगा डी से होगा। ये नाम चलेंगे कहां तक? डब्ल्यू तक। अभी जो नाम आया वी से आया, अगला जो आ गया बाई द वे इस इलाके में, उसका नाम डब्ल्यू से होगा। क्लियर है बेटा? ये एकदम स्पेसिफाइड रूल बना हुआ है। तो जैसे हम लोग की राशि का नाम होता है ना, अरे राशि वगैरह जानते हो ना, ज्योतिष शास्त्र, तो राशि का नाम नहीं होता, राशि का अक्षर होता है। ये पता नहीं आपको मालूम है, जब पंडित जी से पूछिएगा। तो राशि का नाम नहीं होता, राशि का अक्षर होता है। उस अक्षर से नाम आप एक बना लो, ये खुली छूट रहती है। पता नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे पंडित जी सिर्फ आपके राशि का अक्षर बताएंगे, उस अक्षर से नाम अगर आप अनुमति दोगे तो पंडित जी ही रख देंगे, और नहीं तो आप रख लेना। रा राशि का नाम होगा, नाम रख लो, रावण रख लो, राम रख लो, मर्जी आपकी। है ना? तो ये तो इरादा, आप दोनों एक ही राशि वाले थे, और एक ने रावण नाम रखा, एक ने राम नाम रखा, तो राशि का नाम राम। तो राशि का नाम से आप कोई नाम क्रिएट कर लो अक्षर से, इसीलिए जो चक्रवात आएगा उसका नाम ए से होगा, और ए से कोई भी नाम रख लो, लेकिन नाम जो भी होगा वो ए से होगा। उन देशों को अनुमति दी जाती है कि भाई आप नाम अपने हिसाब से रखो। जैसे मैंने कहा म्यांमार में जो नाम आया था ना चक्रवात, उसका नाम था नरगिस, यन से नाम था। अब लोगों ने सोचा यन से कौन सा नाम रखें, कौन सा नाम रखें, नागिन होगिन नाग वाग कुछ भी रख लो, लेकिन नाम रख दिया नरगिस। इतनी प्यारी अदाकारा, उनके नाम पे नाम रखा, तहस नहस कर दिया। सैंडी, कैटरीना, रीटा, बताइए प्यारे प्यारे नाम हैं, चक्रवातों का नाम रखा। ये बदमाशी यूएस मैरीन करते हैं, उन्होंने ये परंपरा शुरू कर दी। मैरीन समझते हो? यूएस नेवी के लोग, तो ये सागर में तो हमेशा रहते हैं। तो साइक्लोन आने की पहली सूचना इनको मिलती है, फिर तो मौसम विभाग सक्रिय हो जाता है। तो पहली सूचना चक्रवात आ रहे हैं इसकी सूचना
उनको मिलेगी जो सागरों में गश्त कर रहे होते हैं, वो नज़र रखते हैं सागरों पे। तो ये बदमाशी शुरू किया है यूएस के मैरीन ने, मैरीन माने नेवी के लोगों ने। तो जब सबसे पहले इनको सूचना मिली कि हाँ एक चक्रवात अब क्रिएट हो रहा है, जन्म ले रहा है, तो अब इसका नाम रखना है आर से। मान लीजिए नंबर आर का था, आर से तो बहुत सारा नाम हो सकता है। उसमें ये सब बदमाशी क्या की है कि सारे मैरीन मिलजुल के ये फैसला किए कि हम में से किसी की पत्नी का नाम आर से है, कहा नहीं गर्लफ्रेंड का नाम। वहां पत्नी और गर्लफ्रेंड में बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। यूएस में गर्लफ्रेंड का मतलब ही पत्नी, पत्नी का नाम भी वो उन्हीं लोगों का दिया हुआ नाम है। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे चल पड़ा, बकवास की चीज। तो उसी में किसी की पत्नी या महिला मित्र का नाम अगर आर से है तो बताता हाँ हाँ मेरी वाइफ का या मेरी गर्लफ्रेंड का नाम आर से है, बस उसी के नाम पर रख दिया। इन लोगों ने ये परंपरा शुरू कर दी। तो अब ज्यादातर देश पत्नी की हो जाए, लेकिन ये पूरी दुनिया की बात नहीं है। ये बदमाशी खाली उस उत्तरी अटलांटिक महासागर में करते ही है अमेरिकन। बाकी हर जगह तो जरूर ध्यान रखा जाता। अब नरगिस नाम रखा, भावना काहे नहीं आहत हुई? कैटरीना नाम रखा, हमारे यहाँ भी एक अदाकारा है, आहत तो हो ही गई। खैर बदमाशी शुरू किया, लेकिन अभी ये कोशिश होने लगी कि अल्फाबेट के नियम का प्रयोग किया जाएगा और नाम वाम थोड़ा ऐसा रखा जाए जो किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन अमेरिकन आज भी बात नहीं आते, आज भी वो अपनी महिला मित्र और अपने पत्नियों के नाम पर नाम रख देते हैं। और इसकी बहुत परंपरा है। सैंडी है, रीटा है, कैटरीना है, ये सब क्या है? ये नाम ही है लोगों का। तो लोगों का क्या, उन्हीं में से किसी को पत्नी भी बताते हुए कि आओ समुद्र में से, तो बताते हैं कैटरीना क्या है। तो ये तो होता ही होगा। 12 ये तो बेटा नाम है उनके, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे पर्टिकुलर रीजन में एक खास नाम दिया जाता है। तो जैसे उत्तरी अटलांटिक इलाके में आप देखोगे तो उनको हरिकेन कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? हरिकेन। उसमें एक नदी है, आपने नाम सुना होगा, मिसौरी मिसिसिपी। कहाँ की नदी है? बड़ी अमेरिका की बड़ी नदी। कहाँ गिरती है? अरे नदी कहीं सागर में मिलती उलती होगी। कहाँ? ठीक है, अब ये तो बढ़िया जवाब है, धरती पे ही गिरती है सर। तो ये नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक होइए। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और इसका डेल्टा आपने पढ़ा ही होगा कि बड़ा विचित्र डेल्टा है, इसे पूछा भी गया। हाँ, जैसे चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा होता है। खैर ये भी आपसे पूछ लिया पीसीएस में। तो ये है। तो मिसौरी मिसिसिपी का जो डेल्टा वाला इलाका है, यानी मैक्सिको की खाड़ी है या पूरा मिसिसिपी का जो बेसिन है, द्रोड़ी, जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है, वहां छोटे छोटे साइक्लोन आते हैं, जिसे टार्नेडो भी नाम दिया जाता है। क्लियर है बेटा? हिंद महासागर में जो चक्रवात रहते हैं उन्हें चक्रवात ही कह देते हैं। हाँ, नाम तो जरूर देना पड़ेगा, ए से डब्ल्यू के बीच में कोई ना कोई नाम तो देना ही पड़ेगा। उन्हें अमूमन साइक्लोन कह देते हैं। लेकिन हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है मालागासी या मेडागास्कर। कहाँ है, आइडिया है? हाँ, तो इसका आज का नाम है मेडागास्कर, इसका पुराना नाम था मालागासी। आज इसको मेडागास्कर कहते हैं। इसके पास भी कुछ छोटे छोटे चक्रवात आते हैं, इनको भी नाम दिया जाता है क्या बेटा? टार्नेडो कह देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हिंद महासागर में इनको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? चक्रवात, साइक्लोन कह के काम चलाते हैं। इधर आइए, ये फिलीपींस द्वीप समूह है बेटा। फिलीपींस द्वीप समूह के पास जो छोटे चक्रवात आते हैं, खास करके उनका प्रभाव चीन सागर तक होने लगता है, इनको लोकल लोग नाम देते हैं टाइफून। क्या कहते हैं बेटा? टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक सागर है जिसका नाम है अराफुरा सागर, मैप में आपको दिखेगा। तो वो सागर है पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया है, घर पे देखिएगा, मैप में देगा, बिल्कुल यही है बेटा। ठीक है, इसको नाम देते हैं, हाँ लिखा है लिखा है लिखा है,
आके देखिएगा, ये है बेटा अराफुरा सागर, एकदम ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में सटा हुआ, लेकिन वास्तव में इलाका है पैसिफिक ओशियन का, प्रशांत महासागर का इलाका है। तो यहाँ छोटे छोटे साइक्लोन उत्पन्न होते हैं जिनको कहा जाता है विली विलीज। तो 4 इनके बड़े स्पेसिफिक नाम है बेटा, किनके? ट्रॉपिकल साइक्लोन के। फिर से हम बोल रहे हैं, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून और विली विलीज, है ना बेटा। अब इनकी थोड़ी थोड़ी स्पेशलिटी पढ़ते हैं, इनका एरिया कौन सा है वो पढ़ते हैं, बाकी आगे होगा। लिखें, इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम देते हैं, ये क्लियर हुआ बेटा। पहला लिखें हरिकेन। हरिकेन क्या है? चक्रवात है। कैसा चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस एरिया में आएगा, उस पर थोड़ा फोकस करना है। तो थोड़ा सा रुकिए बेटा, घबराइए मत। वेस्ट इंडीज का नाम सुना ही होगा, क्रिकेट खेलते हैं लोग, बढ़िया खेलते हैं। कहाँ है वेस्ट इंडीज? हाँ, कैरेबियन द्वीप समूह है ना। तो कैरेबियन द्वीप समूह बहुत ढेर सारे द्वीप हैं, उसमें से बारबाडोस, जमाइका, इस तरह के कुछ द्वीप हैं, यही सब मिला के वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। तो वहां का जो समुद्र का इलाका है वो है तो अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक का, लेकिन समुद्रों में आप देखते हैं महासागरों में सागर होते हैं। तो सागर कुछ नहीं होते, वो पर्टिकुलर एरिया के आसपास के सागर को उस देश के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं फिलीपींस सागर, चीन सागर। तो ऐसा नहीं कोई अलग से वो है, वो प्रशांत महासागर का एक पर्टिकुलर एरिया है, छोटा एरिया जिसको हम लोग पहचानते हैं। तो कैरेबियन जो आइलैंड है बेटा, कैरेबियन द्वीप समूह के जो बीच हैं वो दुनिया के सबसे सुंदर बीच माने जाते हैं। जैसे हम लोग भारत में कहते हैं ना गोवा हुआ है बड़ा अच्छा है, तो पूरी दुनिया का गोवा समझ लो कैरेबियन आइलैंड। और ये हल्के फुल्के लोगों की औकात भी नहीं है। ये जो मिलनरीज हैं, अरबपति लोग हैं दुनिया के, वही वहां छुट्टी उट्टी बिताने जाते हैं। और कुछ अरबपति ऐसे हैं कि कई द्वीप खरीद लिए, इनके अपने द्वीप हैं। और ये द्वीप खरीदना, एक आध बीघा जमीन खरीदना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पूरा द्वीप कौन खरीदे भाई। तो जिसकी औकात होगी वही खरीदेंगे। तो हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं बहुत ढेर सारे, ये कैरेबियन द्वीप समूह में जाके आइलैंड ही खरीद के रखे हुए, तो ये वहां छुट्टी उट्टी बिताने जाते हैं लोग। और उसका जो सी बीच है दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन सी बीच माने जाते हैं। और दुनिया के लोग वहीं पे समुद्र के किनारे छुट्टी उट्टी मनाने जाते हैं। क्लाइमेट भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है, पानी भी बहुत बढ़िया होता है, और प्राइवेसी भी रहती है। भाई अब अपना द्वीप हम खरीद लिए है तो हम नहाएंगे खाली, कहें और कौन आएगा भाई, मेरा द्वीप है, मेरा इलाका है। तो ये सब है बेटा। वहीं पे अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक के हिस्से को कैरेबियन सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी कोई अलग से नहीं है, उत्तरी अटलांटिक के कैरेबियन द्वीप समूह के पास का जो सागर का इलाका है उसको नाम देते हैं कैरेबियन सी। यही से पैदा होते हैं, इसलिए वहां समुद्र के किनारे आराम से नहाइए धोइए। एक उसी बीच में हरिकेन आ गया ना तो उठा ले जाएगा, और कहीं और नहलाने धुलाने लगेगा तो समस्या हो जाएगी, है ना बेटा। लिखे, हाँ, उत्तरी अटलांटिक में कैरेबियन द्वीप समूह के पास, उत्तरी अटलांटिक में कहा बेटा? कैरेबियन द्वीप समूह के पास कैरेबियन सागर से उत्पन्न होते हैं। कैरेबियन सागर से क्या होते हैं बेटा? उत्पन्न होते हैं। इनका सर्वाधिक प्रभाव मध्य अमेरिका समझ रहे हो? बोलो बेटा। ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। इन दोनों के बीच का जो लिंक दिख रहा है ये, इसी, हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य अमेरिका, है ना। लिखिए, इसका सर्वाधिक प्रभाव मध्य अमेरिका, मैक्सिको,
यूएसए के पूर्वी तटों तथा कभी कभी कनाडा तक होता है। कभी कभी बेटा कहां तक होता है? कनाडा तक होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि है ये बड़ा प्रचलित, तो इसको थोड़ा जानना जरूरी है। एक्चुअल में एक दिन मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका में खास करके पेरू और चिली के वाले इलाके में एक सभ्यता रहा करती थी जिसका नाम था माया सभ्यता। नाम सुना है? अरे ये सब आपके अध्ययन के क्षेत्र में है बेटा। तो उसको हम लोग, वहां के लोगों को मायन कहा जाता था, और कहा जाता था कि यह सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से भी थोड़ी पुरानी थी और बड़ी डेवलप सभ्यता थी। तो वहां के निवासियों को माया माया सभ्यता के लोग या मायन कहा जाता था। ये जो नाम दिया हुआ है ये माया सभ्यता का नाम दिया हुआ है। जो हरिकेन जो नाम है ये नाम माया सभ्यता के लोगों ने दिया। बड़ी मजेदार बात है कि माया सभ्यता की लिपि पढ़ी जा चुकी है, जबकि उसके बाद की सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता जो नहीं पढ़ी जा पाई। अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कहाँ कोई पढ़ पाया, बोले बेटा? लेकिन माया सभ्यता की लिपि पढ़ी जा चुकी है, और बड़े वैज्ञानिक लोग थे, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से काम किया करते थे। तो माया सभ्यता ने इसको नाम दिया, और माया सभ्यता ने नाम दिया हुराकान। तो माया सभ्यता के हिसाब से हुराकान का मतलब होता है डेविल, राक्षस, प्रेत। हाँ, तो उन लोगों ने ये नाम किया। तो धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते ये हुराकान हरिकेन कहलाने लगा। अब इनकी खासियत जरा सुन लें। हरिकेन की जो आई होती है, आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन समझते हैं? अभी जो चक्रवात आ रहा था तो रोज चर्चा हो रही थी, उस पर चर्चा हो रही थी आई ऑफ द साइक्लोन। जैसे साइक्लोन आगे बढ़ता है ना, तो कुछ इस तरह का एक इलाका ऐसे बढ़ रहा है, तो ये आई ऑफ द साइक्लोन होता है। ये आई ऑफ द साइक्लोन का अगला भाग होता है, ये आई ऑफ द साइक्लोन का पिछला भाग। सबसे भयानक वर्षा आदि अगले भाग में होती है। आई ऑफ द साइक्लोन जब गुजरता है तो हमारी एकदम रुक जाती है, क्योंकि लो प्रेशर वाला इलाका है। और जब ये गुजर जाता है तो हवाएं फिर होती है, लेकिन बारिश आदि बंद हो चुकी होती है। यही सब पैटर्न कॉमन दिखता है। पहले हवा, फिर बारिश, हवा पानी दोनों, फिर हवा बंद, बारिश बंद, फिर सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन फिर हवा चलना शुरू होगी पीछे के इलाके में। यानी आई आर दी साइक्लोन जब गुजरेगा तो फिर हवा चलेगी, लेकिन उतनी प्रचंडता नहीं रहेगी। क्लियर है बेटा? कहा जाता है कि हरिकेन की जो आंख है वही 50 किलोमीटर की होती है। यानी ढेर सारे हरिकेन की जो आई ऑफ द साइक्लोन देखी गई, ये 50 किलोमीटर की होती है। और कहा जाता है कि इनका प्रभाव 9 दिनों तक रहता है, पूरा नवरात्रि मनाते हैं। और कहा जाता है कि शुरू के 12 घंटे महाविनाशक होते हैं, प्रचंड होते हैं 12 घंटे। असर इसका 9 दिनों तक रहता है। विपर्जय का भी असर लंबा चला। कुछ तो समय उसने सागर पे बिताया, लेकिन स्थलों पे भी ठीक ठाक समय बिता दिया। और धीरे धीरे ये पाकिस्तान की ओर भी चला गया। आपके गुजरात से होते हुए, राजस्थान होते हुए थोड़ा शिफ्ट कर गया पाकिस्तान की ओर। 12, तो थोड़ा लिख लो बेटा, लिखें। यह माया सभ्यता का दिया हुआ नाम है। यह किसका बेटा? माया सभ्यता का दिया हुआ नाम है। इसका प्रभाव 9 दिनों तक रहता है। प्रारंभ के 12 घंटे महाविनाशक होते हैं। शुरू के 12 घंटे क्या होते हैं बेटा? महाविनाशक होते हैं, अधिक नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग बनाइए, टॉर्नेडो। लिखें,
मिसौरी मिसिसिपी के द्रोणी वाले क्षेत्रों में थोड़ा रुकिए, एक खतरनाक शब्द आया है, द्रोणी। नाम सुना है? इसको इंग्लिश में बेसिन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेसिन। द्रोणी या बेसिन माने क्या होता है? तो आप देखते हैं हम लोग के घरों में वाश बेसिन होता है। अरे बोलते हैं ना वो हाथों धुलने के लिए, बेसिन। अब बड़ा आश्चर्य है कि ये बेसिन वो बेसिन, कई जगह बेसिन, तो क्या मतलब है? अच्छा डिजाइन देखे वो बेसिन की, अर्धगोलाकार। आजकल तो बड़े नए नए डिजाइन के हैं। लेकिन एक बात कि पानी निकलने की जो जगह बेसिन में रहती है वो सबसे बॉटम में रहती है। नहीं बगल में लगा दो पानी निकलने की, पानी निकलेगा, तालाब बन जाएगा बेसिन, वैसे पानी भर जाएगा ना। तो बेसिन में पानी निकलने की जगह कहाँ लगाते हैं हम लोग? सबसे बॉटम में। तो अब ये भी आश्चर्य से देख रहे हो, बेसिन में जो हम लोग पाइप लगाते हैं पानी ड्रेन करने के लिए, कहाँ लगाते हैं? एकदम सबसे बॉटम में। इसी कारण उसको बेसिन कहा जाता है। अब नदी, रिवर बेसिन किसे कहते हैं? ओशियन बेसिन कहते हैं। बेसिन तो हर जगह बोला जाता है। नदी का जो मुख्य प्रवाह क्षेत्र होता है, जहां से नदी सामान्य रूप से बह रही होती है सामान्य काल में, तो उसका एक कैप्चर एरिया होता है जो उसका अपना इलाका होता है। ये अलग बात है कि सामान्य काल में उसके इलाके में कोई कब्जा कर लिया हो। जाके देखो ना आपकी जो नदी है, सब उसका इलाका लोग कब्जा कब्जा किए हुए, कोई घर बना लिया। एक दिन नदी आएगी, कहेगी खाली करो मेरा इलाका। तो जहां नदी के बाढ़ का जल हर बार आके अपना इलाका कब्जा लेता है, वो पूरा का पूरा इलाका नदी का बेसिन एरिया कहलाता है। मुख्य प्रवाह क्षेत्र नदी का होता है। अब पानी कम हुआ, नदी थोड़ी सिमट गई और आपने कब्जा कर लिया। देखो एक बात बताएं, ये नगर पालिका वाले और म्युनिसिपल वाले और पुलिस वाले कब्जा जब हटाते हैं, अवैध कब्जा अतिक्रमण, तो थोड़ी मुरव्वत करते हैं, सामान वामान हटाने का मौका देते हैं, चेतावनी देते हैं, और नदी बेमुरव्वत ढंग से अपना इलाका खाली कराती है। चेन्नई में जो बाढ़ आई थी पता है, तो नदी ने अपना इलाका खाली कराया। केदार घाटी में 4-6 साल पहले बड़ी भयानक घटना हुई ना, हुई ना, तो अलकनंदा ने अपना इलाका खाली कराया। मेरा इलाका खाली करो। नदियां हमेशा नहीं आती हैं, लेकिन वो जरूर आती हैं, और पूरे दबंगई से आती हैं। मेरा इलाका छोड़ो, और तबाही मचा के रख देती है। तो जो अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इतने नालायक टाइप के हैं हम लोग मनुष्य, कि नदी अगर 4 साल तक नहीं आई तो उनको लगता है कि अब ये तो मेरा इलाका हो गया। नहीं, नदी भी मुस्कुराती है कि कर लो कब्जा, आते हैं एक दिन और फिर खाली कराते हैं आपसे, और फिर बेमुरव्वत खाली कराएंगे, है ना। तो वो नदी का जो मुख्य प्रवाह क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है बेसिन। तो वही मैंने लिखा है। अब तो क्लियर हुआ। मिसौरी मिसिसिपी के द्रोणी, ब्रैकेट में लिख लो बेसिन, द्रोणी जहां लिखा है तो क्लियर रहेगा आपका, के क्षेत्रों में छोटे तथा तीक्ष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उन्हें भी टार्नेडो कहा जाता है। यानी उत्तरी अमेरिका में इन्हें भी क्या नाम देते हैं बेटा? टार्नेडो कहते हैं। क्लियर हुआ? इसीलिए मिसिसिपी के इस क्षेत्र को टार्नेडो एली कहा जाता है। टार्नेडो एली, ऐनक वाला ए, उस पे ऊपर मात्रा लगाइए, इसीलिए इसे टार्नेडो एली कहा जाता है। क्लियर है बेटा? टार्नेडो एली अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा गया है, टार्नेडो एली क्या है। ठीक है बेटा, आगे लिखो पैरा चेंज करके। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास उत्पन्न होने वाले चक्रवात भी टॉर्नेडो कहलाते हैं।
ठीक है बेटा। परंतु सामान्य रूप से हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को चक्रवात यानी साइक्लोन ही कहा जाता है। अब नाम जो भी दे दिया जाए उसका। ठीक है। अब जैसे सुनो जरा, कैटरीना आया यूएसए में, तो उसकी जो बड़ी कैटेगरी थी वो हरिकेन था। तो हरिकेन है तो भी नाम देना पड़ेगा, तो हरिकेन का नाम दे दिया कैटरीना, हरिकेन का नाम दे दिया सैंडी। तो हरिकेन तो कहलाएगा ही उस इलाके में चक्रवात आएगा। अब नाम तो देना ही पड़ेगा उसका, कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। लेकिन हमारे इलाके में जो चक्रवात आते हैं इनको किसी खास कैटेगरी में नहीं रखते, नाम तो देते ही है। जैसे नरगिस नाम दिया, बिपरजॉय नाम दिया, हुदहुद नाम दिया, ये नाम तो हम देते ही हैं। हाँ तमाम है तो नाम हम देते हैं, लेकिन इनको हम लोग ओवरऑल सिर्फ चक्रवात कह के काम चला लेते हैं। लेकिन अमेरिका में उसको चक्रवात ना कह के हरिकेन कह देते, टॉर्नेडो कह देते, नाम तो उनका भी देना पड़ता है। आगे बढ़े। टाइफून, टाइफून, हाँ लिखें, फिलीपींस द्वीप समूह के पास फिलीपींस सागर से उत्पन्न होते हैं। फिलीपींस द्वीप समूह के पास फिलीपींस सागर से उत्पन्न होता है। ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा प्रशांत महासागर। इसका सर्वाधिक प्रभाव, लिखो बेटा लिखो, आज पूरा किया जाए इसको। इसका सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ साथ चीन तक होता है, चीन के पूर्वी तटों तक होता है। एक जगह और है बेटा, उनका भी नाम लिखा जाए, विली विली, विली विली लिखें। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित, ये सब मैप में ढूंढ ढूंढ के बेटा मार्क करिएगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर के अराफुरा सागर से, प्रशांत महासागर के अराफुरा सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवात विली विली कहलाते हैं। विली विलीज या विली विली जो भी चाहे, कहलाते हैं। इनका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड पर भी है। इनका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कहां बेटा, न्यूजीलैंड तक होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, उसको कर लीजिएगा घर पे जाके। अब जैसे मैंने हरिकेन बताया, तो आप देखिए कि कैरेबियन द्वीप समूह यहाँ है ना बेटा, यही जो सागर है वो कैरेबियन सागर दिखता है। तो यहीं पे अपने मैप में मार्क करके दिखा दीजिएगा हरिकेन। मूवमेंट इसका इधर भी होता है, इधर भी होता है, ऐसे भी होता है। तो एरो से थोड़ा सा दिखाइएगा ना, मैप खराब थोड़ी हो जाएगा। फिर यहाँ चले आइएगा मेडागास्कर, यहाँ भी कुछ दशाओं में टॉर्नेडो कह देते हैं, सामान्य रूप से चक्रवात कह देते हैं। इस इलाके में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है जहाँ मैंने अंगूठा रखा है, इस इलाके में छोटे छोटे थे चक्रवात, इनको भी टॉर्नेडो कह देते हैं। इस इलाके में नहीं, टाइफून फिलीपींस है ना बेटा, यहाँ पे फिलीपींस। तो थोड़ा मैप में बेटा मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैप होगा, मैप को खराब करो, जिसका मैप जितना ही खराब होगा उसकी जिंदगी उतनी बढ़िया होगी। गोजिए गाजिए, अपने हिसाब से सब निकालिए, फिल्टर करिए, वहीं पे लिखिए, जहां जगह हो वहां पे लिखिए, कोई परेशानी नहीं। क्लियर है बेटा। तो करके मुझे दिखाइएगा अगली क्लास के समय, मैप में दिखाइएगा सर ये मैंने बनाया है, ठीक है।
कुछ कमी बेसी होगी तो हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन मैप में बेटा उन इलाकों को जो जो मैंने बोल बोल के लिखाया है पॉइंट आउट करिएगा, और मैंने मैप में दिखा दिया वो कहाँ कहाँ है। ये इलाका हरिकेन का है, ये इलाका टॉर्नेडो का है, यहाँ भी टॉर्नेडो बोलते हैं, यहाँ चक्रवात बोलते हैं, यहाँ टाइफून, और यहाँ क्लियर है बेटा। तो अगली हेडिंग बना के छोड़ दो, अब कल बात करेंगे। तो आज यहीं तक बेटा।